तो टेंथ साइंस का चैप्टर 9 है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और एनसीईआरटी बुक का जो टॉपिक है 9.2.4 मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो इसको समझते हैं कि मिरर फार्मूला क्या होता है और मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो आप देख रहे थे कि जब हम मिरर के सामने, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, स्फेरिकल मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी अलग अलग पोजीशन में इमेजेस अलग अलग बनती हैं और इसकी हाइट और उसकी साइज, नेचर, सब कुछ कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जिसको यू से लिखते हैं, जो इमेज की डिस्टेंस है जिसको वी से लिखते हैं, और जो उसकी फोकल लेंथ है एफ, उनके बीच एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को शो करने वाला फार्मूला क्या कहलाता है? मिरर फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्टेंसेस पहले समझ लेते हैं कि क्या है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको किससे नोट करते हैं? यू से, है ना। और ऑब्जेक्ट को किस साइड रखा जाता है? साइन ऑफ कन्वेंशन में पढ़े हो आप, लेफ्ट साइड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और इसकी डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है कि जहां पर पोल है मिरर का, उससे आप डिस्टेंस मेजर कर लो ऑब्जेक्ट तक की, तो वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय यू। क्लियर? अब यहां पर इमेज की डिस्टेंस है, इसको किससे डिनोट करते हैं? वी से। तो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब मिरर का जो पोल है और जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसमें पोल से प्रिंसिपल एक्सिस तक का, उसके पोजीशन तक का आप डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। वो किसका डिस्टेंस कहलाएगा? इमेज का डिस्टेंस कहला जाएगा। ठीक है। फिर फोकल लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल। तो फोकस जो है आप पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर लाइंस जो होती हैं, पैरेलल लाइंस या तो कन्वर्ज होती हैं, है ना, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पर मिलती हैं, मिलते हुए अपीयर होती हैं। ठीक है। डाइवर्ज होंगी तो अपीयर होंगी, कन्वर्ज होंगी तो मिलेंगी। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। तो फोकस से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। ठीक है। तो आपसे ये डिफिनीशन भी पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ हो गया। अब यहाँ पर जो मिरर फार्मूला होता है, ये क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। द मिरर फार्मूला, द रिलेशनशिप बिटवीन द यू, वी एंड एफ इज एक्सप्रेस्ड बाय द मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले को लर्न कर लो आप लोग। इस फार्मूले से भी हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो 1/f मतलब फोकल लेंथ है, इक्वल टू 1/v इमेज की डिस्टेंस है, प्लस 1/u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ये रिलेशन होता है। तो एग्जाम में दो तरह से पूछ देता है, राइट डाउन द मिरर फार्मूला। तो आप लिखो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, फिर वेयर करके लिख दो। f का मतलब क्या है? फोकल लेंथ, v का मतलब इमेज डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फार्मूला भरने लिखना, उसका सिंबल का मीनिंग भी बताना है। कभी कभी ऐसा पूछ देता है, मिरर फार्मूला नहीं देता है, राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एफ फॉर द स्फेरिकल मिरर। तो आपको समझ जाना है कि मिरर फार्मूला ही पूछ रहा है, तो इस तरह से आ जाता है। ठीक है। अब ये मिरर फार्मूला कहाँ तक वैलिड है यार, इसकी वैलिडिटी हम देख लें, है ना। इसकी वैलिडिटी आप समझेंगे। चलिए देखते हैं इसकी वैलिडिटी क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, दिस फार्मूला होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो जितने भी स्फेरिकल मिरर होते हैं, चाहे वो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, और दूसरे टाइप के मिरर हों जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो फार्मूले पर भी, ये फार्मूला उन मिरर पर भी क्या करता है? होल्ड करता है, हर कंडीशन में होल्ड करता है। ठीक है। एंड फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की चाहे जहां रख दो, है ना, पोल से लेकर के इन्फिनिटी तक, फोकस तक, जहां जितनी पोजीशन में हम रखते थे, हर पोजीशन के लिए क्या होता है? ये लागू हो जाता है, वैलिड होता है। हालांकि इसका डेरिवेशन अभी आपके सिलेबस में नहीं है कि फार्मूला कहाँ से आया। तो जब आप हायर क्लास में पढ़ोगे, 12th में जाओगे, तो इसमें रे ऑप्टिक्स का चैप्टर है, वहाँ पर इसका हम डेरिवेशन भी समझेंगे। फिलहाल आपको 10th में फार्मूला से मतलब है। ठीक है। अब इसका रूल क्या है?
कैसे हम यूज को करना है। व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यू मस्ट यूज द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर द वैल्यूज ऑफ यू वी एफ एंड आर। यदि इस फार्मूले को आप किसी में अप्लाई करते हो, कोई आपके पास प्रॉब्लम है, इतने डिस्टेंस पर इमेज है, इसकी फोकल लेंथ इतनी है, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, या ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ होगा, या ऑब्जेक्ट इमेज दिया है तो फोकल लेंथ कहाँ होगी, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है। तो उस कंडीशन में हम जो है इसको सॉल्व करने के पहले क्या लगाएंगे, साइन ऑफ कन्वेंशन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 5 है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 है, तो इमेज कहाँ होगा, तो हम फोकल लेंथ क्या लिखेंगे, एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज की पोजीशन बताना है। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कैसे लिखूंगा, हाँ, u इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, है ना, और माने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -5 सेंटीमीटर, ऐसे कॉनकेव मिरर के लिए -5 लेना है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन। वैसे मैग्निफिकेशन का मतलब क्या समझते हो, एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, बड़ा हो जाए, अच्छा बड़ा हो जाए, जूम हो जाए, हाँ, जूम होकर दिखे तो मैग्नीफाइड हो गया, ये हमारे अपने दिमाग में बैठाते हैं हम, लेकिन ये गलत है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है अपनी साइज से या तो कम हो जाना और या क्या हो जाना, बड़ा हो जाना। जूम इन कर लेना या जूम आउट कर देना, वो भी क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन होता है। इसलिए मैं साइंस में इसकी मीनिंग समझा रहा हूँ। जनरली हम मैग्निफिकेशन का मतलब यही समझते हैं कि बड़ा हो गया तो मैग्नीफाइड हो गया, है ना, तो मैग्नीफाइड का मतलब छोटा भी यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो देख रहे थे कि हम इमेज कभी छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है, ऑब्जेक्ट के रेशियो में कभी उसी के इक्वल बनता है, तो वो मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो मैग्निफिकेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, ये फार्मूला लिखा, इस फार्मूले से डिफाइन करेंगे। मैग्निफिकेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, और एच डैश का मतलब हाइट ऑफ इमेज है, और एच का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। ठीक है ना, तो देखिए इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एच डैश टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच। लेकिन एक फार्मूला आगे और लिखा है, इससे भी मैं यहाँ पर डेफिनीशन नहीं लिखा, लेकिन इससे भी डेफिनीशन लिखना है। हमारे फिजिक्स में ये होता है कि फार्मूले से हम डेफिनीशन बनाते हैं, डेफिनीशन से फार्मूला बनाना थोड़ा सा अच्छा सेंसफुल नहीं होता है। तो यहाँ पर यू भी का मतलब क्या है, इमेज की डिस्टेंस, और यू का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो क्या बनेगा डेफिनीशन, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज मैग्निफिकेशन। ये भी मैग्निफिकेशन की डेफिनीशन है। और मिरर के लिए -v अपॉन क्या होता है, u होता है। ये -v अपॉन u का जो डेरिवेशन है आपको 12th में मिलेगा, फिलहाल फार्मूले से आपको मतलब है। लेकिन ये मैग्निफिकेशन हमको बताता क्या है, हम कैसे जानेंगे कौन सी चीज़ कैसे हो गई, इस मैग्निफिकेशन से मतलब समझते हैं। तो देखिए मैग्निफिकेशन से हमको क्या मिलता है, यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव में आ गई, m आप निकाल रहे हो, मान लो m इक्वल टू -2 आ गया, आपको ये साइन देखना है ना। इसका मतलब ये है कि इमेज क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गया। यदि यहाँ पर मैग्निफिकेशन, अब आप नंबर मत देखो, केवल साइन देखो, यदि आपका सॉल्व करने के बाद निगेटिव आ जाए, इसका मतलब यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इससे m से हमको ये पता चल जाएगा कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, नेचर पता करने के लिए हम इसका प्लस माइनस देखते हैं। अब मान लो प्लस साइन है तो इसी का उल्टा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आ गया। यदि प्लस में आया, जैसे मैं यहाँ पर पूछूं m इक्वल टू हो गया +3, अब मुझे बताओ इसकी इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे जान गए, हाँ, प्लस का साइन नहीं भी लगाऊं, यदि m इक्वल टू 3 लिखा, अब बताओ वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, और ये क्या रहेगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और ये क्या रहेगा, और ये क्या रहेगा, ऊपर वाला कैसा रहेगा, वर्चुअल इरेक्ट रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा, रियल इन्वर्टेड।
तो साइन दे के आप बता सकते हो। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन 1, यदि इसकी इमेज की वैल्यू जो है m की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, है ना, तो इसका मतलब है कि इमेज क्या हो जाएगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। तो बताओ कि ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट है कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है ना। मैं समझ गया था कि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप माइनस देख रहे हो और माइनस को समझ रहे हो कि ये 1 से छोटा कहला गया। आपको प्लस और माइनस सिर्फ रियल और वर्चुअल बताने के लिए है, छोटा बड़ा बताने के लिए सिर्फ नंबर देखना है। अब बताओ, है ना, ये भले प्लस माइनस में है, ये क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये भी क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। नंबर से हमको पता करना है कि ये बड़ा है कि छोटा। यदि 1 से बड़ा आ रहा है माने ऑब्जेक्ट क्या होगी, वो इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। समझ में आ गया। तो आपको साइन देख के छोटा बड़ा नहीं बताना है, ठीक है। साइन का काम सिर्फ वर्चुअल और रियल बताने के लिए है, छोटा बड़ा बताने के लिए नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अब लेस देन 1 हो जाए, है ना, m इक्वल टू यहाँ पर लिख देता हूँ, m इक्वल टू 0.6 हो गया, m इक्वल टू -0.7 हो गया, एक माइनस में लिया हूँ। ये बताओ इसका इमेज कैसा बनेगा, छोटा, है ना। लेस देन, स्मॉलर देन क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और ये भी छोटा। आपको माइनस प्लस नहीं देखना है, आपको ये भर देखना है कि ये 1 से छोटा हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉलर हो गई। इक्वल टू 1, अब 1 हो जाए, ना छोटा हो ना बड़ा हो, तब कैसे हो जाएगा, इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। इसमें कोई कंडीशन है जिसमें आप बता सकते हो इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगा। इसमें भी क्या होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इसमें भी होगा इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ये 1 1 लिखा है। आपको मैं बताया कि प्लस माइनस केवल रियल वर्चुअल बताने के लिए, छोटा बड़ा बताने के लिए नहीं है। अब मैं यहाँ पर पूछूं, अब फाइनली आप बताओ इसमें इमेज की नेचर बताओ। रियल इन्वर्टेड हो गया। इसकी साइज बताओ, ग्रेटर देन, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। हाँ, इसको बताओ, इसका नेचर बताओ, वर्चुअल इरेक्ट। और साइज बताओ, हाँ, ग्रेटर देन या लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इसमें बताओ, नहीं, पहले नेचर बताओ। वर्चुअल, प्लस का साइन रहेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इक्वल टू ऑब्जेक्ट। इसका बताओ, माइनस देख के बताओ कि रियल इनवर्टेड है ना, और 1 देख के बताना है कि इक्वल और इक्वल टू ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर बताओ, नेचर बताओ पहले, वर्चुअल इरेक्ट। साइज बताओ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ बताना है नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप मैग्नीफिकेशन से सारी चीज़ें पता कर सकते हो कि ये किस नेचर का होगा, उसका साइज बता सकते हो और उसका नेचर पता कर सकते हो।